हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने करा था बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम या फिर बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग ऑफ अ बीम, यानी कि किसी बंकन आबूरन एक टाइप से ये वाला टॉपिक हमने किया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सबसे पहले उसमें जो हमने एक रिलेशन निकाला था G इज इक्वल्स टू वाई आई जी ओवर में आर, जहाँ वाई जो था वो आई जी जो था वो क्या था, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो उसकी वैल्यू इस वाले टॉपिक में हमने क्या लिया था, समीशन ऑफ जेड स्क्वायर डेल ए, यही लिया था, जो कि अलग अलग टाइप के बीम के लिए अलग अलग था। जैसे मैंने बोला था कि अगर आयताकार होगा तो उसके लिए बी डी क्यूब ओवर में 12, वृत्ताकार होगा तो उसके लिए पाई आर की पावर 4 ओवर में 4। तो अलग अलग टाइप का अगर बीम होगा तो उसके लिए अलग अलग टाइप की ये ज्योमेट्रिकल जो आईजीज है इनकी वैल्यू चेंज आएगी। तो इसको बताने का रीजन क्या है, आज वाले टॉपिक में हम इसका यूज करेंगे बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट था क्या, टोटल मोमेंट, टोटल जो बल आघूर्ण आया था वही था, ठीक है, समीशन ऑफ टो था। तो इसको यूज करेंगे, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला फिर से आपको अभी बताया है कि आपको ध्यान में रहे। वैसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको ड्राइव किया था, आज हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर को हिंदी में भी कैंटिलीवर ही बोला जाता है, कैंटिलीवर, ठीक है। तो कैंटिलीवर होता क्या है, बेसिकली ये एक रोड होती है, स्टेबल रोड। जैसे मान लो ये कोई रोड है तो ये कैंटिलीवर है। कैसे है, इसमें हम दो टाइप मानते हैं। एक पहला कि ये जो रोड है या ये जो कैंटिलीवर है इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, क्या कि ये एक ऐसे स्टेबल हॉरिजॉन्टल होती है और इसका एक एंड, मान लो ये वाला एंड क्या है, फिक्स किया होता है, ठीक है, इसको किसी चीज से अटैच किया हुआ है, रिजिड करा हुआ है। और दूसरे एंड पे मान लो ए को फिक्स किया हुआ है, दूसरा एंड बी है। यहाँ पर क्या हम कोई वेट लटकाते हैं, कोई भार लटकाते हैं, तो जैसे ही भार लटकाते हैं तो ये थोड़ा सा इस तरीके से शेप इसकी बेंड हो जाती है। अगर किसी तार है उसके ऊपर आप कोई वेट लटकाओगे तो वो थोड़ी सी झुकेगी तार, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर है क्या, एक ऐसी रिजिड, एक ऐसी स्टेबल या फिर स्थिर रोड है जिसको क्या है, जिसका एक सिरा तो क्या है फिक्स हो और दूसरे सिरे के ऊपर वेट लटकाया जाए। तो ऐसी ये जो रोड है, ये डिवाइस तो नहीं बोल सकते, डिवाइस तो इसमें क्या है, ऐसा ये जो भी ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास बना है वो क्या है, कैंटिलीवर। तो इसी पे हम यूज, इसी को बेस, इसी कैंटिलीवर पे हम क्या फाइंड करेंगे कि जो टोटल चेंज इसमें आ रहा है हम देखेंगे। मैं जब आपको टॉपिक कराऊंगी तब आपको पता चलेगा। इसका ये बैंड होना क्या कहलाता है, इस वाली रोड का डिप्रेस्ड होना, डिप्रेशन होना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन। तो हम ये जो अवनमन है यानी कि ये कितनी बैंड हुई है, इसमें कितना चेंज, पहले तो इसकी पोजीशन ये थी, यहाँ से वो यूं चली गई है, यानी कि यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लो वाई या डेल मान लो, डेल कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसने ट्रेवल करा, डेल जो है वो डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये जो डेल है वो अवनमन है। अवनमन मतलब कितना इसमें झुकाव आ रहा है एक टाइप से। तो इसी चीज को हमें कैंटिलीवर में डिराइव करना है, इसी का ही फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो कैंटिलीवर टॉपिक करते हैं, ये डायग्राम में बना देती हूँ एक सेकेंड। तो देखो हमने क्या लिया, एक ऐसी रोड ले ली जिसका एक सिरा ए है, वो कैसा है, स्टेबल पड़ा है, स्थिर कर दिया, और पॉइंट जो बी था दूसरे एंड उसके ऊपर डब्ल्यू वेट लटकाया। अब ये जो डब्ल्यू वेट है वो ऐसा है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, इतना भार का वेट लटकाया है। तो एम जी क्या होता है, फोर्स होता है। तो मैं डब्ल्यू जो है इस वेट को फोर्स के इक्वल मानूंगी, ठीक है। डब्ल्यू मैंने ऐसा लिया कि वो एम जी के मल्टीप्लाई के इक्वल है। और मैंने क्या है, इसमें दो केस लूंगी। पहला केस क्या है, जब कैंटिलीवर का खुद का वेट मैंने डब्ल्यू डैश मान लिया, वो 0 टेंस टू 0, मतलब बहुत ही हल्की वायर है कि हमने जो ये वेट लटकाया है डब्ल्यू, वो बहुत ज़्यादा है डब्ल्यू डैश के कंपैरिजन में। पहला केस मैंने क्या लिया कि कैंटिलीवर का खुद का वेट नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, जो वेट हमने लटकाया डब्ल्यू। अगर ये वेट नेग्लिजिबल होगा तो जो भी इफेक्ट डालेगा वो इस डब्ल्यू के कारण पड़ेगा। मान लो ये तो कुछ, मान लो ये 0.5 ग्राम की है और यहाँ पे आपने 5 kg वेट लटका दिया, तो इस वायर पे जो इफेक्ट होगा वो इस 5 kg का ही पड़ेगा ना, इसके खुद के वेट का इफेक्ट तो नेग्लिजिबल है। तो पहला केस ऐसा लेंगे जिसमें इसका खुद का वेट नेग्लिजिबल हो, और दूसरा केस क्या लेंगे कि इसका खुद का वेट कुछ ना कुछ होगा जो इस डब्ल्यू के कंपैरेटिव में थोड़ा वेरी करेगा, यानी कि इस ये जो डब्ल्यू वेट लटकाया उससे और इस वेट
जो खुद के कैंटिलीवर का वेट है उसका इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस कर रहे हैं जब इसका खुद का वेट क्या है, नेग्लिजिबल ले रहे हैं। तो जब हम इसका वेट नेग्लिजिबल ले रहे हैं तो जैसे ही हमने लटकाया तो ये जो कैंटिलीवर था वो कुछ इस शेप में बेंड हो जाएगा, तो वो मैंने शेप बना दी। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट P पड़ा है इधर तक, ठीक है, ठीक है, कोई पॉइंट P मैंने एज्यूम करा और इधर मैंने उसी पॉइंट को P डैश बोल दिया। तो पॉइंट P पे अगर मैं देखूं या फिर ये जो पॉइंट है इसको मैं देखूं, पॉइंट P देखो यहाँ तक आते आते ये जो पॉइंट P है वो कुछ इस टाइप का है, यानी कि चेंज तो है लेकिन माइनर सा चेंज है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि कैंटिलीवर पे कोई पॉइंट P पड़ा है, ठीक है। अब पॉइंट P पे पहले जब वेट नहीं था उस केस में तो वो ये जो रोड है इसके मतलब सीधा यहीं पे पड़ा है। उसके बाद जैसे ही हमने वेट लटकाया तो ये जो कैंटिलीवर था या जो रोड थी वो थोड़ी थोड़ी बेंड हुई। अब जैसे बेंड होगी तो वो जो P पॉइंट है वो मान लिया मैंने P डैश तक आ गया, इतना बेंड हो गया। तो मैंने मान लिया कि ये जो कैंटिलीवर है इसकी टोटल लेंथ मैंने मान ली L, ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि A से कुछ x डिस्टेंस पे एक पॉइंट पड़ा है तो उसकी क्या होगी Px, उसका डिस्टेंस x है। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये क्या हुई L माइनस x, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया कि ये जो चेंज है ये स्मॉल y है, मतलब P जो है वो जैसे इसके ऊपर वेट लटकाया तो इसके अंदर जो है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी कि इतना बेंड आ गया y एक्सिस के स्मॉल y इसके अंदर बेंड आ गया, ठीक है। तो मैं P डैश के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वो क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा, x एक्सिस से x डिस्टेंस पर और y से वो क्या है इतना y डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, तो इसके मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब देखो जैसे ही हम इसको बेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ इस वेट के कारण फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स कितना लगेगा W, मुझे पता है कि अगर फोर्स की जगह हम क्या अभी निकाल रहे हैं, हर बार टॉर्क निकाल रहे हैं, बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो P डैश पॉइंट पे मैं टॉर्क निकालूं तो P डैश पॉइंट पे मैं टॉर्क निकाल रही हूँ, वो देखो कितना आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे P डैश पे निकालना है, P और P डैश जो है उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम है, तो मैं P पे भी फाइंड करूँ तो एक ही बात रहेगी। या फिर अगर वैसे देखो तो ये डिस्टेंस तो यहाँ पे भी L माइनस एक्स ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वेट लटकाने से ये कैंटिलीवर जो है उसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, इस तरीके का नहीं लेंगे हम। तो देखो अगर मैं P या फिर P डैश के रिस्पेक्ट देखूं तो मुझे पता है वेट कितना है W, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, P पॉइंट पे देख रही हूँ, देखो अगर वेट नीचे की ओर लटकाया तो P पॉइंट पे हमारे द्वारा जो हमने डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाया उसके अपोजिट, यानी कि उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और लेंथ जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं अपोजिट होगा और ऊपर की ओर होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली L माइनस एक्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई किसकी, टॉर्क की। ये हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मुझे पता है कि अगर कोई बीम है, ये बीम की तरह ही है, अगर वो बेंड हो रही है तो उसमें कुछ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। ये नेक्स्ट वाले जो हमने प्रीवियस वाला जो हमारा टॉपिक था बेंडिंग ऑफ अ बीम या बेंडिंग मोमेंट, उससे हमने फाइंड किया है कि हमारे पास जी की एक वैल्यू आई थी जो कि क्या था YIG ओवर में R, जो था क्या समीशन ऑफ टॉप, पूरी जो बीम थी उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, वही था। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से मेरे पास क्या आया, y इंटू IG ओवर में R इज इक्वल्स टू W L माइनस एक्स। यहाँ y क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ये जो कैंटिलीवर था या ये जो रोड थी उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और फिर IG क्या है, रोड की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग उसका जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब R देखो क्या था, अगर मैं इस यहाँ पे कोई और R जो है वो हमने वक्रता त्रिज्या ली थी, अब उसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं, मान लो जैसे यहाँ पे कोई Q पॉइंट दे दिया, इधर P पॉइंट दे दिया, वो P डैश पे गया, ये Q डैश पे गया, तो ये हमारे पास कुछ कर्वियल शेप बन गई। तो यहाँ से इसको क्या है सिमेट्री के लोग इसका कोई सेंटर एज्यूम करके हम इसकी रेडियस कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, जो हमने R यहाँ पे डायरेक्ट एज्यूम कर लिया। ये वाला आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास क्या है, ओवर में आर यानी कि इस तरीके की मेरे पास एक वैल्यू निकल आई। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर में आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स ओवर में वाई आई जी। अगर आपने ये वाला चीज़ें आपको समझ में आई है तब आप इसको इक्वेट कर सकते हो। ये चीज़ तो देखो जो पहले वाला हमारा कल जो नेक्स्ट लेक्चर जो पहले वाले लेक्चर में टॉपिक किया था उसका रिजल्ट है। अब ये मेरे पास टॉप क्या, ये देखो इसको वेट मत समझना, वेट मैंने किस तरीके का लिया है, y इज इक्वल्स टू एम जी के अकॉर्डिंग का वेट लिया तो वो फोर्स का काम करेगा। तो फोर्स इंटू एल माइनस एक्स क्या था, इस वाले वेट के कारण इस पॉइंट P के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो उसको अपोज करेगा, तो वो वाला फोर्स इंटू उस फोर्स के एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ से एज्यूम कर रही हूँ तो मुझे यहाँ तक की पूरे लेंथ की लेनी पड़ेगी, तो वो बची हुई लेंथ क्या थी, एल माइनस एक्स, इसीलिए मैंने डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स करा। ये भी एक टाइप से टॉर्क है, समीशन ऑफ टॉर्क, तो दोनों का मैंने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट, दोनों की मैंने कंपैरिजन कर दी। तो कंपैरिजन करने से मेरे पास एक इक्वेशन आई, 1 ओवर में r इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स ओवर में वाई आई जी। अब ये जो r है वो r है क्या, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है, अब हम इसकी एक डायरेक्ट वैसे ही होती क्या है, चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप मुझे पता है वो कितनी होती है, dy ओवर में dx। तो मुझे चेंज ऑफ स्लोप निकालना है तो वो कितना होगा, चेंज में एक बार और डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं 1 ओवर में आर की डायरेक्ट ये वैल्यू यूज करूंगी। ये वैल्यू कैसे डिराइव होती है, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल वाली बुक में जो आप डीप से पढ़ोगे तब उसमें एमएससी वगैरह में आएगी। तो इस वाले टॉपिक के लिए आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो कि आर को स्मॉल वाई की टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करेंगे, जिससे हमारे पास 1 ओवर में आर या फिर वक्रता त्रिज्या का रिवर्स जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया है, इस डेरिवेशन को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने आर की वैल्यू को y और x के टर्म में, y और x क्या था, हमने किसी पॉइंट पे, जैसे ये y तो ये जितना बैंड आया ये, और x ये डिस्टेंस, इसके टर्म में निकालने के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया। तो उससे हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे, इसको डिराइव करके नहीं आना है क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी इसका दूसरा पार्ट भी है कि अगर इसका वेट नेग्लिजिबल ना हो तब क्या होगा। और फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर वो जो वेट हमने हैंग किया वो इस, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे हैंग किया था पॉइंट बी पे, तो वो इस तरीके की हुई, अगर हमने वो यहाँ पे अगर वेट लटकाया हो तब वो इस तरीके की शेप में आएगी। तो ये वाला केस भी करना है, इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये 1 ओवर में आर क्या, वक्रता त्रिज्या का रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम, जो कि क्या होता है डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। तो इसको कोई क्वेश्चन दे दो अगर उधर दी हुई है तो, इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फोर्थ इंटू थर्ड, तो 3 में थर्ड की वैल्यू पुट कर दी। मुझे क्या पता है मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, ये इक्वेशन थर्ड है, इधर लिख दी मैं, उल्टे साइड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स ओवर में वाई, ये वाला वाई और ये वाले वाई में डिफरेंस रखना, ये वाई जो है कैपिटल वाई, ये यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, और ये स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई क्या था, जितना वो बेंड हो रहा है, जितना इसमें डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है या जितना अवनमन प्रोड्यूस हो रहा है वो है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना शेप में, स्मॉल वाई लेना है इसको। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे निकालना तो यही है कि कितना बेंड हुआ, वाई निकालना है। तो वाई निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अबोव इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकती हूँ। एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो dy ओवर में dx आ जाएगा, फिर से कर दूंगी तो मेरे पास y आ जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पता है क्या आ जाएगा, dy ओवर में dx इक्वल्स टू क्या आया, w ओवर में y इंटू आई जी। ये मेरे पास क्या चीजें कॉन्स्टेंट है। अब l माइनस एक्स का जब मैं x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, l डॉट डी एक्स से l माइनस एक्स l एक्स, फिर x का करूँगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कोई कांस्टेंट c आ जाएगा। अब मैं c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करती हूँ
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई भी 0 है, देन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, मैंने x इज इक्वल्स टू 0 लिया, यहाँ पर अगर वायर की लेंथ ही नहीं है, x 0 है, तो इस केस में यहाँ पे हमने कोई वेट ही नहीं लटकाया। इनिशियल पे मेरे पास x जो था वो यही था, तब मुझे इस पॉइंट को ज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी। स्टार्टिंग में जब हमने कोई वेट नहीं लटकाया, x 0 है यानी कि p भी पॉइंट यही है, तब आप जो है इसके ऊपर कोई चीज, इसके ऊपर वेट ही नहीं लटका रहे हो, तो उस केस में ये जो y है अवनमन है, जो वेट के कारण विकृति प्रोड्यूस हुई है टाइप से, वो नहीं होगी, y 0 होगा। अगर y 0 है तो dy ओवर में dx भी 0 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप 0 हो जाएगी। dy ओवर में dx क्या, स्लोप जो है वो क्या होती है, इस जो कर्व शेप है इसी की स्लोप निकलेगी। अगर कर्व ही नहीं बना तो स्लोप कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पे c लिखो ही मत, डायरेक्ट इतना ही कर दो, तब भी सही है। तो मेरे पास क्या है, dy ओवर में dx इज इक्वल्स टू w ओवर में y ig lx माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में 2 आ जाएगा। अब मुझे फिर से y चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन का फिर से इंटीग्रेशन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन करूँगी इधर, तो ये तो आ जाएगा y। अब dx को इधर भेज के इंटीग्रेशन करते हैं। वेट भी मेरे पास कांस्टेंट है, ig और y भी मेरे पास कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करा किसका, lx माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं। lx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, lx का स्क्वायर बाय 2, माइनस का साइन पड़ा है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब ओवर में 3, और 2 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी डैश। फिर से जब एक्स 0 था, जब हमने कोई वेट लटकाया नहीं है, उस केस में ये अवनमन प्रोड्यूस नहीं हुआ, डिप्रेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो y 0 हो जाएगा। तो उस केस में एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, y 0, तो c डैश क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। कैसे, y 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, 0 माइनस 0 0, 0 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म 0, जिससे c डैश 0 हो जाएगा। तो c डैश की वैल्यू मैं 0 इसमें पुट कर देती हूँ। y क्या आया मेरे पास, w ओवर में y ig lx स्क्वायर ओवर में 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर में 6। अब ये है क्या y को मैंने बोला था क्या है, डिप्रेशन है, कितना इसमें डिप्रेशन या फिर अवनमन प्रोड्यूस होगा। ये तो पॉइंट P पे y है। अगर मुझे पूरी कैंटिलीवर का निकालना है, पूरी रोड के लेंथ तक निकालना है, B पॉइंट तक निकालना है, तो मुझे पता है कि B पॉइंट के लिए हमने x P पे निकाला, तो हमने x डिस्टेंस ली। अगर मुझे B पे निकालना है तो मुझे पूरी डिस्टेंस जो है A पॉइंट से L उतनी लेनी पड़ेगी। तो डिप्रेशन एट पॉइंट B, नेक्स्ट पे करते हैं। पॉइंट बी पे अगर मैं पूरे कैंटिलीवर पे अवनमन निकालूं तब क्या होगा, डिप्रेशन को हिंदी में अवनमन बोलते हैं, डिप्रेशन ऑन पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है, तो देखो y पॉइंट के लिए निकाल रही हूँ, तो y पॉइंट के लिए मैंने जो अवनमन था उसको मैंने डेल मान लिया, ठीक है। तो देखो y के लिए अगर मैं निकालूं तो वहां पर अगर मेरे पास x डिस्टेंस तो p पॉइंट के लिए आई है, मुझे अगर पूरे b पॉइंट के लिए निकालनी है तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l। अगर आप चाहो तो आप इधर कर सकते हो, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, डिप्रेशन ऑन पॉइंट b। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो आपने ये प्रूफ किया है यहाँ पर लिमिट लगा देना 0 to l, ठीक है। अगर वैसा नहीं जा रहा है तो जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा रहने दो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे इसके बाद डायरेक्ट पॉइंट बी पे निकालना चाहते हो तो यहाँ पर x की लिमिट लगा देना 0 to l। अगर वैसा नहीं करना चाहते, जैसा मैंने करवाया वैसे ही जाने दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे लिख देना मेरे पास डेल का फॉर्मूला क्या आया है। ये डेल को आप ये मत समझ लेना कि ये डेल कहाँ से आ गया, ये डेल y तो पॉइंट बी के लिए अवनमन था और डेल मैंने पॉइंट बी तक यानी कि कैंटिलीवर की पूरी लेंथ तक निकाल दिया। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है lx स्क्वायर ओवर में 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर में 6। तो वहां पर मैं l की x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी, l से रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि अब मैं पॉइंट b पे निकाल रही हूँ, पूरे कैंटिलीवर का निकाल रही हूँ। तो डेल की वैल्यू क्या आई, x को l से रिप्लेस करने का रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने जब p पे निकाला था तो हमने क्या किया था, a से b तक की डिस्टेंस ली x। अब मुझे b पर निकालना है तो a से b तक की डिस्टेंस लेंगे l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, w ओवर में y
आई जी ब्रैकेट में एल इंटू एल का स्क्वायर, तो एल का क्यूब लिख दिया, माइनस एल क्यूब ओवर में 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब वाई ओवर में आई जी, अब 1 ओवर में 2 माइनस 1 ओवर 6 कर लूँ तो 3 माइनस 1 ओवर में 6, 2/6 से क्या आ जाएगा 1/3। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 1/3। तो मेरे पास ये डेल का एक फॉर्मूला आ गया, डब्ल्यू एल क्यूब ओवर में 3y/ig। अब ig की वैल्यू मैंने आपको, अगर आयताकार रोड है तो उसके लिए बताई थी dd क्यूब ओवर में 12, तो आयताकार होगी तो वो वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर सर्कुलर हुई तो पाई r स्क्वायर ओवर में 4 था वो वाली पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी शेप उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो फॉर्मूला है डेल, जो टोटल मैंने डिप्रेशन निकाला, अवनमन निकाला, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या मान लिया कि जो रोड है उसकी खुद की लेंथ जो है, सॉरी खुद का वेट जो है वो नेग्लिजिबल है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ बस इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि r को हमने 1 ओवर में r को ये लेट करा है या फिर इसको हमने डायरेक्ट यूज करा है y और x के टर्म में बनाने के लिए, फिर तो 2 बार इंटीग्रेशन ही किया जो कि सिंपल है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, जब उसका खुद का वेट जो है कैंटिलीवर का यूनिट लेंथ का मैं वेट मान लेती हूँ एल डैश। यूनिट लेंथ मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाली लेंथ का वेट लिया डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब जब मैंने वेट कंसीडर किया तो मतलब डब्ल्यू के कंपैरिजन जो हमने वेट लटकाया था, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में ये वाला वेट भी कुछ इफेक्ट डालेगा। तो ये मैंने डब्ल्यू वेट लटका दिया पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए, कैंटिलीवर इस तरीके का बैंड हो गया। अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी अज्यूम कर दिया और इन दोनों के मिडल में मैंने एक पॉइंट ले दिया ओ, पी और बी के मिडल में। ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली थी, बी से एल तक की डिस्टेंस मैंने ली थी एल, ए से बी तक सॉरी, ये मैंने लिया एक्स। तो बी से पीबी की डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, पीबी की एल माइनस एक्स। और मैंने क्या अज्यूम किया है कि ओ जो है वो पी और बी का मिडल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी एल माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी एल माइनस एक्स बाई 2, और ये पी भी क्या हो जाएगी एल माइनस एक्स। इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, सिंपल मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस लिखी है अभी। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा था कि पी पॉइंट जो है वो पी डैश पे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स और वाई ले लिया जैसा उसमें लिया था। बस अब इसमें क्या करना है, जब हमने उस वाले केस में कैंटिलीवर का हमने देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे जब हमने टॉर्क निकाला तो वो मैंने कितना निकाल दिया था डब्ल्यू एल माइनस एक्स ये निकाला था। लेकिन अभी क्या वायर का खुद का वेट है, तो इसके साथ साथ कुछ टर्म और ऐड होगी, तो वो क्या होगी वो देखते हैं। तो मैं पी पॉइंट पे क्या निकाल रही हूँ, टॉर्क निकाल रही हूँ, जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो निकाल रही हूँ। तो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स क्या है ये तो आपको क्लियर होगा। अब प्लस डब्ल्यू डैश जो है वो वायर का भी वेट है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो क्या पड़ेगा, मैंने पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट से के बाद जो वायर की लेंथ बची है एल माइनस एक्स इतनी बची है, तो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स मैं क्या कर रही हूँ, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स करने का रीजन देखो क्या है कि P के बाद इतनी लेंथ बची है, मतलब इतनी वायर का जो वेट है वो भी इसको क्या करेगा इफेक्ट करेगा। तो W डैश इंटू एल माइनस एक्स का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके मल्टीप्लाई में एक टर्म और आती है, ये जो P और B है, अगर हम इस वाली जो PB जो पोजीशन है, तो PB पोजीशन पे जो अगर इस वायर का वेट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इसके सेंटर में लाई करेगा। जड़त्व आघूर्ण जो है वो P और B पोजीशन का उसके सेंटर में लाई करेगा, तो उसके कारण हमें क्या होगा एक एक्स्ट्रा टर्म L माइनस एक्स, सेंटर की डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स बाई 2, तो उस वाली चीज का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W इंटू एल माइनस एक्स क्या हुआ ये आपको पहले वाले में भी पता है। फिर W डैश क्यों किया, क्योंकि हमने यूनिट वेट जो है लेंथ का सॉरी वायर की या ये जो बीम है उसकी यूनिट मैंने वेट माना है 1 मीटर लेंथ का कितना W डैश। तो मेरे पास तो कितनी वायर बच गई है L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बची हुई वायर का वेट अगर मैं टोटल निकालूं तो वो ये हो जाएगा इंटू एल एक्स।
L माइनस एक्स बाई टू क्यों किया? क्योंकि इस वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर में लाई करेगा, तो उस वाले टर्म का भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला टॉपिक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा हमने इस केस में किया है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें एक डब्ल्यू डैश के कारण एक टर्म एक्स्ट्रा आई, मतलब जो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स था उसका इसके साथ क्या कंपैरिजन किया, दोनों को इक्वेट किया, तो वैसे ही मैं डायरेक्ट इक्वेट कर देती हूँ। आपको यहाँ पे जी की वैल्यू भी पुट करनी है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। वो किसके इक्वल आ जाएगा, एल माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू डैश, इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एल माइनस एक्स, चलो बाद में कर देंगे, एल माइनस एक्स बाई टू के, यही होगा। तो मुझे आर की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर, तो वो वाली चीज़ भी लेंगे। तो देखो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर बाय टू, एक बार मैंने टू को साइड में लिख देती हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने वन बाय टू, एल स्क्वेयर माइनस टू एल एक्स लिख दिया प्लस एक्स स्क्वेयर, यही चीज़ आएगी, माइनस का एल एक्स और इसके साथ करेंगे तब भी माइनस का एल एक्स, तो माइनस का टू एल एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वन बाय टू मैंने एक बार बाहर लिख दिया। तो जैसे उस वाले टॉपिक में कर रहे थे, हमने क्या किया था, आर की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर क्या था, वन ओवर में आर, उसकी वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू, या यहीं पे वाई इंटू आई जी लिखा रहने देते हैं साथ में, ताकि इसके पूरे के टर्म में जाएगा ना डिवाइड में, तो मैंने एक बार यही लिखा रहने दिया, प्लस डब्ल्यू डैश बाय टू एल स्क्वायर माइनस टू एल एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो वाई आई जी मेरे पास कांस्टेंट है पड़ा है, डी स्क्वायर वाई था, उसका इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर में डी एक्स, किसके इक्वल आया, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स का करना है तो क्या आ जाएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन करा मैंने, फिर प्लस इस वाली टर्म का करना है मुझे, प्लस मेरे पास क्या पड़ा है, डब्ल्यू डैश ओवर में टू, इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है, एल स्क्वायर माइनस टू एल एक्स प्लस एक्स के स्क्वायर का, इस वाले टर्म का मुझे एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर एक्स माइनस टू एल एक्स स्क्वायर ओवर में टू, एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स का क्यूब ओवर में थ्री, ये टू से टू कैंसिल, तो मेरे पास ये वाली टर्म में एक बार रब कर रही हूँ, मैंने सिर्फ दिखाया था कि इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो y इंटू आई जी डी वाई ओवर में डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस डब्ल्यू डैश बाय टू एल स्क्वायर एक्स माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब बाय थ्री, ये टर्म बची। हमें क्या निकालना है, y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक बार और इंटीग्रेशन कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देना और इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, w फिर से x का करती हूँ तो x का स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर का करती हूँ x का क्यूब बाय थ्री था, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, प्लस w डैश बाय टू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एल एक्स का क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स का फोर बाय ट्वेल्व, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, यही आएगा सी। तो देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना c1, फिर आपको लिख देना एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज इक्वल्स टू जीरो, पर c1 की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आप c2 लिख देना, फिर से आप लिख देना एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, वाई इज इक्वल्स टू जीरो पे, c2 की वैल्यू भी जीरो है। ये वाली जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली जो लिखी है लाइन, ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो लिख देना, ना भी शो करो तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिखाए हैं तो उनकी वैल्यू जीरो कर दी, अगर आप ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो मैं y निकालती हूँ,
उसमें भी जैसे y निकाला था, ये रहा y की वैल्यू काउंट करके मैंने टोटल डिप्रेशन, टोटल अवनमन पूरी एल लेंथ तक निकाल दिया। तो मेरे पास y की वैल्यू देखो अभी आ चुकी है। y की वैल्यू क्या आई, w ओवर में y आई जी, ये मैंने y आई जी इसके डिवाइड में भेज दिया, एल एक्स का स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस w डैश ओवर में 2 y आई जी, ये वाला y आई जी इसके डिवाइड में भी जाएगा, इंटू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर में 2 माइनस एल एक्स क्यूब ओवर में 3 प्लस एक्स की 4 बाय 12। अब मुझे क्या निकालना है, पूरे बी पॉइंट पर या कैंटिलीवर की पूरी एल लेंथ तक मुझे क्या निकालना है, अवनमन निकालना है, डिप्रेशन फाइंड करना है। डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवनमन। अवनमन मतलब कितना बैंड प्रोड्यूस हुआ, ये मुझे निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एक्स को एल से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स को एल से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि जब मैंने उस वाले केस में, फर्स्ट केस में जब मैंने रिप्लेस किया तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैंने एक्स को एल से रिप्लेस करा, क्योंकि मुझे पी पॉइंट तक की डिस्टेंस पहले पी पॉइंट पे निकाला, पहले वाई निकाला ना, तो पी पॉइंट के लिए मेरे पास डिस्टेंस एक्स थी, अब मुझे बी पर निकालना है, तो पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस एल है, तो पूरी लेंथ को कवर करेंगे, इसीलिए एक्स की जगह एल पुट करनी है। तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, नेक्स्ट पे कर दूँ या फिर इसको रब कर देती हूँ, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। तो मैं इसको भी डायरेक्टली लिख देती हूँ, पूरी लेंथ के लिए निकाल रही हूँ डायरेक्ट। तो उसकी वैल्यू क्या आई, w ओवर में y आई जी, एल का क्यूब एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर पुट करूँगी बाय 2 माइनस एल का क्यूब बाय 6 प्लस w डैश ओवर में 2 y आई जी, यहाँ क्या बन जाएगा, एल की 4 ओवर में 2 माइनस एल की 4 ओवर में 3 प्लस एल की 4 ओवर में 12। तो इसका एलसीएम लेके और इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो मेरे पास डायरेक्ट बन जाएगा इस वाले टर्म में 2/6 से 1/3 बन जाएगा, w ओवर में y आई जी इंटू एल क्यूब ओवर में 3, यहाँ तो यही बनेगा। अब प्लस w डैश ओवर में 2y आई जी, इसका करते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/12, एलसीएम लूँगी तो 12 आ जाएगा, 6 माइनस 4 प्लस 1 तो 3/12 यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ एल की 4 ओवर में 4। इसको मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो गया ये वाली चीज़, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट वाले पे लिखते हैं। डेल की वैल्यू क्या है मेरे पास, w ओवर में y आई जी इंटू एल क्यूब बाय 3 प्लस w डैश ओवर में 2y आई जी इंटू एल की 4/4, ये वाली टर्म आई। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एल की पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या आया, एल की क्यूब ओवर में y आई जी, मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पे, w ओवर में ये वाला 3 प्लस w डैश इंटू एल ओवर में 2 इंटू 4 8। तो ये क्या आ गया, अगर हम जो कैंटिलीवर है उसके लिए जो हमने रोड ली है उसका जो वेट है वो भी हम एज्यूम करें तो उस केस में हमारे पास डेल की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम उसका वेट जो है नेग्लिजिबल लें तब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें तीसरा केस बचता है, तो थर्ड केस जो है वो देखो क्या है। थर्ड केस क्या है हमारे पास कि हमने क्या किया, कैंटिलीवर के वेट को मिडल में मैंने अगर अप्लाई कराओ, वेट को मिडल में लटका जाओ कैंटिलीवर। इस केस में क्या करते हैं, ए और बी दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। इस वाले में हमने क्या किया था, सिर्फ ए को बांधा, बी पे वेट लटकाया, अब दोनों को बांध दिया और वेट हमने क्या कर दिया, इस कैंटिलीवर के सेंटर में लटका दिया डब्ल्यू। जब लटकाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, ये एक वायर की तरह, एक रोड की तरह, तो वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। जब वो यू बेंड होगी तो इस डब्ल्यू वेट के कारण ये पॉइंट ओ मान लूंगा, ये पूरी लेंथ एल है तो ये l/2 और ये भी क्या है l/2। तो अभी भी हम क्या एज्यूम करें कि इस कैंटिलीवर के वेट जो है वो नेग्लिजिबल है। तो इस केस में देखो क्या होगा, जब हम
इस तरीके से वेट लटकाएंगे तो कैंटिलीवर पे जैसे ही कोई विरूपक बल लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इलास्टिक बॉडी पे, तो क्या होता है, एक रिएक्शन में, यानी कि ये जो एक्शन थी उसके रिएक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो इसके कारण और सेम अमाउंट का प्रोड्यूस होता है। मैं एक बार ये केस 3 रब कर लूँ, यहाँ लिख दिया मैंने केस 3। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये जो वेट हमने अप्लाई करा, बी और ए इस केस में दोनों बंधे हुए हैं, और पहले वाले केसेस में सिर्फ ए को हमने बांधा था और बी पे वेट लटकाया था। तो इस डब्ल्यू वेट के कारण ए पे भी और बी पे भी, दोनों पे क्या हो जाएगा, इस वेट के आधे के इक्वल क्या हो जाएगा, रिएक्शन के लिए, यानी कि इस एक्शन के रिएक्शन में क्या फोर्स प्रोड्यूस होगा। डब्ल्यू यहाँ पे हम वेट को फोर्स के इक्विवेलेंट ले रहे थे, जहाँ मैंने बोला था कि मैं लिखूंगी डब्ल्यू, जो कि हम उसको लेंगे कैसे, mg की तरह लेंगे। तो इस डब्ल्यू के कारण ए और बी दोनों बंधे होने के कारण दोनों पे क्या आ जाएगा, W/2 इक्वल अमाउंट का, लेकिन इसके अपोजिट क्या फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या करेगा, इसका अपोज करेगा जो हमने वेट लटकाया है। तो इस केस में देखो, अवनमन अगर मैं फाइंड करूँ कितना डिप्रेशन आया डर, तो मुझे पता है डर की मेरे पास एक वैल्यू है जब हम वेट को यूनिट ले रहे हैं, यानी वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कितना आया, WL³ ओवर में 3y × IG। और मैक्सिमम अगर मैं चेंज देखूँ तो वो यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम अवनमन जितना भी चेंज हुआ है वो कहाँ आएगा, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास L/2 पड़ी है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर मैं डेल फाइंड करूँ तो वो क्या आ जाएगा, W की जगह वेट अब कितना है, आधा आधा दोनों पे एक्ट करना है, W/2 इंटू लेंथ मेरे पास क्या आ गई, L/2 का, L का क्यूब है, लेंथ मैक्सिमम जितनी जा रही है L की जगह L/2 पे जा रही है, L का क्यूब था तो L का क्यूब कर दिया, ओवर में 3y IG पड़ा है। इस केस में अगर मैं देखूं डेल, यहाँ पे लिख रही हूँ, तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, WL³ ओवर में देखो 2 का क्यूब 8 × 2 16 16 × 3 कितना आएगा, ये नीचे ही आएगा, तो 16 × 3 कितना होता है, 48 YIG। तो ये कैंटिलीवर था। कैंटिलीवर के तीनों केसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें बस समझने वाली चीज़ यही थी कि हमने L-x का मल्टीप्लाई क्यों किया और इसमें ये वाली टर्म क्यों आई, और उसके बाद फिर लास्ट में हमें x की जगह L रिप्लेस करना है टोटल डिप्रेशन फाइंड करने के लिए। बस इतनी सी चीज़ थी कैंटिलीवर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।